नमस्कार, मेरा नाम कुमार आदित्य हुआ। आदित्य कीर्ति सीटेट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। इससे पहले हम लोग एक पंक्ति है उसको ज़रा सा गौर से पढ़ेंगे। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखना है। कहने का तात्पर्य है कि हमें पढ़ाई इतना मेहनत से करना है कि इस बार का जो लक्ष्य है, अब की बार सीटेट पार 2022 कहीं से भी प्रश्न आए, आप लोग को पूर्ण रूप में आप लोग को इस बार सीटेट निकालना है। और ये मेरा टेलीग्राम का भी लिंक है, यहाँ दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको टेलीग्राम पर मेरे जितने भी पढ़ाया हूँ वो आपको टेलीग्राम पे आपको चैनल के माध्यम से वहाँ पर आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, यह पार्ट A है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। इसका जो हमारा आज का टॉपिक है आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। यहाँ सबसे पहले हम लोग आनुवांशिकता का अर्थ को समझेंगे। आनुवांशिकता से तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक गुणों के चरण से होता है जो माता पिता के बच्चों में जीन के माध्यम से प्रवेश करता है। आइए हम दूसरे शब्दों में समझते हैं। आनुवांशिकता या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। आनुवांशिकता के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों का स्थानांतरण बालकों में होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको अपने शब्दों में कहा है। आइए अब इसको हम जरा देखते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। H.M. पेटरसन एवं वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। आइए हम लोग अब बालकों के विकास में आनुवांशिकता तथा वातावरण के महत्व के बारे में हम लोग समझेंगे। व्यक्ति के व्यवहार के निर्धारण में आनुवांशिकता तथा वातावरण तुलनात्मक महत्व को दिखाने के लिए मनोवैज्ञानिक ने निम्नलिखित 2 तरह के अध्ययन किए हैं। पहला अध्ययन है जुड़वे बच्चों का अध्ययन, दूसरा है पोष्य बच्चों का अध्ययन। आइए अब हम लोग जुड़वे बच्चे का अध्ययन पर हम लोग अध्ययन करें। जुड़वे बच्चे 2 तरह के होते हैं, एकांकिक जुड़वा बच्चे तथा भ्रांतीय जुड़वा बच्चे। एकांकिक जुड़वा बच्चे की आनुवांशिकता बिल्कुल समरूप होती है, क्योंकि ऐसे बच्चे का जन्म मां के अंडाणु के गर्भवती होने के फलस्वरूप होता है। कोशिका विभाजन के दौरान एक ही गर्भवती अंडाणु किसी कारण से 2 स्वतंत्र भागों में बंटकर 2 बच्चे को जन्म देते हैं। ऐसे बच्चे या तो दोनों लड़का या दोनों लड़की होते हैं। भ्रांतीय जुड़वे बच्चों का जन्म इसलिए हो पाता है कि माँ के दोनों अंडाणु एक ही साथ पिता के 2 अलग अलग शुक्राणु द्वारा
गर्भवती हो जाते हैं। स्वभावतः ऐसे जुड़े बच्चों की आनुवंशिकता या समरूप नहीं होती, क्योंकि इनमें दो अलग अलग भ्रांतियों के अंडाणु होते हैं। ऐसे बच्चों का यौवन कुछ भी हो सकता है, अर्थात लड़का तथा एक लड़की या दोनों लड़का या दोनों लड़की होंगे। आइए हम लोग अब पोष्य बच्चे का अध्ययन, मनोवैज्ञानिक ने पोष्य बच्चे का अध्ययन करने वातावरण तथा आनुवंशिकता के तुलनात्मक महत्व का अध्ययन किया है। इस अध्ययन के द्वारा मनोवैज्ञानिक ने दो प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। आइए हम लोग अब पहले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। क्या पोष्य बच्चे के व्यवहार में अपने वास्तविक माता पिता के व्यवहार से अधिक समानता होती है? दूसरा प्रश्न है, यदि अनुकूल वातावरण में ऐसे बच्चों को रखकर पाला पोसा जाए तो क्या उनके कुछ खास गुणों जैसे बुद्धि आदि में परिवर्तन आता है? पहले प्रश्न का हम लोग उत्तर को देखते हैं। पहले प्रश्न के संबंध में मनोवैज्ञानिक वर्क्स 1928, सिलक्स 1938 और ऑस्कोडक 1939 ने किया। इन सभी मनोवैज्ञानिक के अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि बुद्धि के निर्धारण में वातावरण तथा आनुवंशिकता दोनों का महत्व न कि किसी एक का है। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न के उत्तर की ओर देखते हैं। दूसरे प्रश्न के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक ने कुछ अध्ययन करके यह दिखा दिया कि पोष्य बच्चे को कुछ अनुकूल वातावरण मिलने पर उनकी बुद्धि के स्तर में थोड़ी सी वृद्धि होती है। आनुवंशिकता के नियम, आनुवंशिकता की क्रियाविधि का वर्णन करने के लिए जोहान ग्रीगर मेंडल ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। यहाँ हम लोग मेंडल के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। मेंडल ने मटर पर अनुसंधान किया था, इसको एक्सपेरिमेंट किया था इसको, उसी पर यहाँ पे चर्चा करते हुए उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो अनुसंधान मैंने किया था, जो प्रयोग किया था मटर पर, उसी के चर्चा के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने विभिन्न तरह के मटर को संकरित कर आनुवंशिकता के आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया है। आइए हम लोग मेंडल के इस आनुवंशिकता में दो नियम सम्मिलित हैं। पहला नियम है पृथक्करण का सिद्धांत। दूसरा है स्वतंत्र छठिया का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत यह बताता है कि जो गुण पहले संकरण पीढ़ी में दबा रहता है या छिपा रहता है वे समाप्त नहीं हो जाते, बल्कि बाद की संकर पीढ़ी के कुछ सदस्यों में दिखाई देते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत में उनका कहना था कि दबे हुए गण अन्य गुणों के साथ मिलकर अपनी अस्तित्व नहीं खो देते, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, फिर से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक अपने मूल रूप में अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं। मानव शिशुओं में पृथक्करण के सिद्धांत का क्रियान्वयन स्पष्ट रूप से होता पाया गया है। विशेष रूप से आनुवंशिक
रोग में इस सिद्धांत की क्रियान्वयनता देखने को मिलती है। आइए मानव शिशु में पृथक, एक बार मैं पुनः पढ़ देता हूँ। मानव शिशु में पृथक्करण के सिद्धांत का क्रियान्वयन स्पष्ट रूप से हो पाया गया है। विशेष रूप में आनुवांशिक रोग में इस सिद्धांत की क्रियान्वयता देखने को मिलता है। इसका हम एक उदाहरण के रूप में आपको प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए किसी के दादाजी गंजे हैं, उनके सिर पर बाल नहीं है, तो उनका जो पोता भी होगा उसी तरह वो भी गंजा होगा, क्योंकि यह आनुवांशिकता के कारण उसका वो चला आ रहा है। मान लीजिए किसी के बच्चे में छठी उंगली निकल गई है, मान लीजिए दादाजी की उसके छठी उंगली निकली हुई है, तो उसके पोता का भी उसी तरह वो निकलेगा। ठीक है। कोई भी रोग का होता है, जैसे मान लीजिए चीनी की बीमारी है, तो मान लीजिए कि दादाजी के उसको चीनी की बीमारी है, तो वो उसके बेटे में आया, फिर बेटे से उसके बेटे में आया। ये एक जेनेटिक चला आ रहा है, ये एक जेनेटिक चला आ रहा है। ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र छठिया का सिद्धांत यह बताता है कि किसी एक आनुवांशिक गुण का वितरण दूसरे आनुवांशिक गुण के वितरण से प्रभावित नहीं होता, अर्थात स्वतंत्र होता है। जैसे मेंडल ने अपने प्रयोग में पाया कि मटर के पौधे के फूल का रंग मटर के कली के आकार, डंठल की लंबाई इत्यादि गुणों से स्वतंत्र होता है। व्यक्तियों की आनुवांशिकता के संबंध में निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण हैं। इसमें आपको एक आनुवांशिकता से आप लोग को एक हम परिचय करा देते हैं। जैसे कि थोड़ा सा पॉइंट है इसका, एक समझ लीजिए। जैसे बौद्धिक धर्म के बारे में आप लोग ने मूवी देखा होगा, उसमें ये सब चीज़ करके वो समझिए कि मूवी में जैसे दिखाया गया है कि 7वीं पीढ़ी की कितने पीढ़ी में वो फिर वो बौद्धिक धर्म का जो उनका जो ताकत था वो उसमें वो आया। ठीक है। तो इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे इस बिंदु पर। पहले इस पॉइंट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। व्यक्तियों की आनुवांशिकता के संबंध में निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण हैं। बालक की आनुवांशिकता में सिर्फ उसके माता पिता की देन नहीं होती, बल्कि बालक की आनुवांशिकता का आधा भाग माता पिता से, 1/4 भाग दादा दादी से, नाना नानी से, शेष भाग परदादा परदादी से, उसके बाद परनाना परनानी से इत्यादि से मिलता है। अर्थात एक शिशु पूर्णतः माता पिता पर ही निर्भर नहीं करता, अपने पूर्वजों के गुण को अपने में कुछ हद तक सम्मिलित किए रहता है। यही मैं बात आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाह रहा था कि उस मूवी में जो है बौद्धिक धर्म के बारे में जो चर्चा किया गया था, तो बौद्धिक धर्म तो हमारे भारत के ही थे, जो चाइना में अपने ये सब चीज़ का जाके उन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से इस सब चीज़ के बारे में बताया। आपने मूवी को देखा होगा अभी। ठीक है। तो वहाँ पे देखिए वो 7th जनरेशन का था, तो वो पावर उसमें आया ये सब चीज़ करके। ठीक है। तो यही था, ये यहाँ पर मैंने इस बात को मैंने बताया अभी। बालक की आनुवांशिकता का आधा भाग माता पिता से, 1/4 भाग दादा दादी से, उसके बाद नाना नानी से, शेष भाग परदादा परदादी से, परनाना परनानी से इत्यादि से मिलता है। अर्थात एक शिशु पूर्णतः माता पिता पर निर्भर नहीं करता, उनके पूर्वजों के गुणों को अपने में हर हद तक सम्मिलित करता है, किए रहता है। ठीक है। आप लोग को यह टॉपिक हमको लगता है कि स्पष्ट रूप से हुआ होगा। आइए अब हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्रोमोसोम सदा जोड़े में रहते हैं। क्रोमोसोम में जीन भी जोड़े में होते हैं। उन्हीं जीन के आधार पर शिशुओं का गुण का निर्धारण होता है।
क्या कर रहा है यहाँ, क्रोमोजोम सदा जोड़े में रहते हैं, ट्विंस में अपना हो रहते हैं। क्रोमोजोम में जीन भी जोड़े में रहते हैं। उन्हीं जीन के आधार पर शिशुओं के गुणों का निर्धारण होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। किसी भी नवजात शिशु को 23 क्रोमोजोम माता से तथा 23 क्रोमोजोम पिता से मिलते हैं। इस तरह कुल 46 क्रोमोजोम बालक में आकार एवं विस्तार में समान होते हैं। इन्हें ऑटोजोनस कहा जाता है। आइए हम लोग 23वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 23वां जोड़ा यौन क्रोमोजोम का होता है, जो बालिका में समान अर्थात XX होता है, परंतु बालक में ये भिन्न अर्थात XY होता है। Y क्रोमोजोम X क्रोमोजोम की अपेक्षा छोटा होता है तथा इसमें X क्रोमोजोम की तुलना में कम जीन होते हैं। मानव शिशु के यौवन का निर्धारण माता पिता द्वारा होता है, न कि माता के द्वारा। आप लोग इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, जम के भाग लीजिए। आदित्य कीर्ति सीटेट क्लास 2022 अब की बात सीटेट पार। आप लोग के लिए एक और सूचना है, आप लोग का फॉर्म सीटेट का फॉर्म बहुत जल्द ही आने वाला है। आप लोग एकदम निरंतर इस चैनल के माध्यम से बने रहिए। आप लोग को इसका आपको PDF भी आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा और आदित्य कीर्ति सीटेट क्लासेस में आप लोग जम के भाग लीजिए। ठीक है, नमस्कार।